Hello everyone, welcome to Nirbhar Academy. So myself Dolly, let's start our chemistry lecture, periodic classification from class 10th. ठीक है बच्चों, तो क्लास 10th का पीरियड तक क्या कर लिया है, हमने टेबल्स के बारे में स्टडी किया है, जिसमें हमने डॉवर्नियर ट्राइड भी पढ़ लिया है और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की भी स्टडी कर ली है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से। तो सबसे पहले आज हमारा क्या वर्क है, टू लर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो आज हमें ये करना है टू लर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हमें सबसे पहले पढ़ना है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना है, वो किस पर बेस्ड है, कौन से लॉ पर बेस्ड है, दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। और हम टेबल के फीचर्स देखेंगे, क्या क्या खासियत है उस टेबल की, और अचीवमेंट्स क्या उसमें हमें अलग सी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखी हैं जो पीछे जो हमने न्यूलैंड्स लॉ और डॉवर्नियर ट्राइड जो की हैं उसमें हमें नहीं मिल पाई है। एंड द लास्ट ऑफ कोर्स किसी ना किसी टेबल में कुछ ना कुछ जो ड्रॉबैक्स होते हैं हमें उसे स्टडी करना है, फेलियर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ताकि हम इसको स्टडी करके आगे एक न्यू जो मेन टेबल है उसकी स्टडी कर सकें। तो आपको पता है न्यूलैंड के बाद जो टेबल आई दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसे किसने बनाया। इस पीरियोडिक टेबल को जो बनाने के लिए सबसे पहले आगे आए दमित्री केमिस्ट, ओके, दमित्री मेंडलीव साइंटिस्ट जो थे ये रशियन केमिस्ट थे, ठीक है बच्चों, रशियन केमिस्ट थे। सो ये रशियन केमिस्ट थे, इनका जो अटेम्प्ट था पीरियोडिक टेबल को बनाने का, इट वाज वेरी मच सक्सेसफुल। ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, क्योंकि ये जो टेबल है सबसे फर्स्ट टेबल ऐसी रही कि तब तक के 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर सके इन वन टेबल। एक टेबल में 63 एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज कर पाए थे। सो इट वाज अ ग्रेट सक्सेसफुल फॉर द टेबल। और आपको ये बात पता है कि मेंडलीव टेबल के बाद ही अगर हमारे पास आज मेंडलीव टेबल ना होती तो शायद हम जो आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो परफेक्टली या सक्सेसफुली ना पढ़ पाते, है ना, क्योंकि उसमें भी फिर बहुत सी कमियां दिखती। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हमें मिली है, तो ये एक तरीके से लीड है कि आज हमें सक्सेसफुल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं। सो इन 1869 में इन्होंने पब्लिश की थी, ही पब्लिश्ड पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इन 1869 ही पब्लिश्ड पीरियोडिक टेबल। सो दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सो 1869 में अब क्या फीचर्स हैं इसके। सो जो पीरियोडिक टेबल है हमें सबसे पहले पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल का क्या मतलब है। सो इन्होंने क्यों पीरियोडिक टेबल दी है, क्या मतलब है। पीरियोडिक टेबल का मतलब है एलिमेंट्स को ही अरेंज किया है, ठीक है, एलिमेंट्स आर अरेंज इन पर्टिकुलर प्लेसेस। सो जो पर्टिकुलर प्लेसेस हैं उसमें अरेंज करने का पर्पस ये है कि पीरियोडिक टेबल में एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज हैं और वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है। जैसे कि आप एक टेबल पढ़ते हैं, अगर आप टेबल बनाते हैं जिसमें आप टॉप से बॉटम पढ़ते हैं और लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, तो इस तरीके से किसी भी टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में दमित्री मेंडलीव ने एक टेबल बनाई जिसमें कुछ हॉरिजॉन्टल रोज ली हैं और कुछ वर्टिकल कॉलम, जिनको मिलाकर एक क्या बन गई, टेबल बन गई है, तो जिसका नाम दिया गया पीरियोडिक टेबल। एज उन्होंने दी है इसलिए इसका नाम है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। वर्ड पीरियोडिक कहाँ से आया है, जैसे कि आपने अभी हमने न्यूलैंड थ्योरी में ही पढ़ा था। जो वर्ड पीरियोडिक है इसका मतलब है जो पीरियोडिसिटी है वो सबसे पहले किन्होंने बताई थी, न्यूलैंड साइंटिस्ट ने बताई थी। तो J.A.R. न्यूलैंड ने बताई थी कि पीरियोडिसिटी क्या होती है, यानी रीअकरेंस और रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। कुछ ही इंटरवल्स के बाद, यानी कि अगर 10 एलिमेंट्स के बाद रिपीट होती है प्रॉपर्टी या 8 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होती है तो उसको बोलते हैं हम पीरियोडिसिटी। तो उन पीरियोडिसिटी को ध्यान करते हुए क्या दिया गया कि पीरियोडिक टेबल बना दी गई। तो चलिए अब पढ़ते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, क्योंकि इस लॉ पर बेस्ड है पूरी की पूरी टेबल। सो व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, है ना। सो इट स्टेट्स दैट
द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज द और आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। क्या इसका मतलब है? यानी कि जो भी एलिमेंट्स अरेंज हैं वो किसके आधार पर अरेंज हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किस आधार पर अरेंज हैं? एलिमेंट्स अरेंज हैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो हम ये कह सकते हैं, इसके इजी लैंग्वेज में हम ये लिख सकते हैं। सो इजी लैंग्वेज में होगा व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास और वेट, the elements with similar properties are repeated। ठीक है ना, पीरियोडिसिटी है इसका मतलब जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो रिपीटेड है, और कब? आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। सो इसका ये मतलब है कि जब एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास में, यानी कि अगर किसी का मास 1 है तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 7, तो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए मास का। सो 1, 3, 7, 9, 10, 11 जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा एलिमेंट्स को हम इंक्रीज ऑर्डर में रखते जाएंगे। तो दमित्री मेंडलीव साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, और कैसे? लेफ्ट टू राइट पहले अरेंज किया। लेफ्ट टू राइट जब अरेंज किया एलिमेंट्स को तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि अगर हम ऐसे ले रफली ले 1 के बाद 2, 3 सो ऑन, सो लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते गए और जो पीरियोडिक टेबल है वो पूरी तरह से अरेंज हो गई। तो ये है रोल। सो देखिए, दिस इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एक साथ 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। सो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है? द एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, और इसमें 63 एलिमेंट जो है परफेक्टली अरेंज्ड हैं। तो चलिए अब इसके हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जैसे कि आप सामने पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं कि इस जो पीरियोडिक टेबल है, मैंने आपको बताया था इसमें वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। तो बच्चों कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं एक बार यहाँ पर बता देती हूँ आपको कि हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स क्या हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स क्या हैं? वर्टिकल कॉलम्स को हम स्टडी करते हैं ग्रुप्स के नाम से। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स का मतलब है ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज का मतलब है पीरियड। तो आपको ये कभी नहीं भूलना है, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम। अब देखिए इस टेबल में ही अगर हम इसको देखते हैं तो ग्रुप यहाँ से स्टडी करने हमें, लेफ्ट टू राइट में जब देखते हैं तो ये एक ग्रुप हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और ये सारे ग्रुप जो हैं किस राइटिंग में लिखे हुए हैं? रोमन लैंग्वेज में लिखे हैं, रोमन न्यूमरल्स में। और आपको कैसे पढ़ना है ग्रुप? वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम का मतलब क्या होता है? टॉप से बॉटम। तो जब भी हम किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं तो हम टॉप से बॉटम ग्रुप को देख रहे हैं, तो यहाँ से टॉप से बॉटम ये ऐसे हम पढ़ेंगे इसको। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं, ये 4 के, ये 5 के, 6 के, 7 के और 8 के। सो ग्रुप्स कितने हैं हमारे पास? 8 ग्रुप्स हैं। ठीक है, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? दे आर फ्रॉम दी 1 to 8 ग्रुप्स। अभी हम इसमें और भी पढ़ेंगे कि ग्रुप्स भी आगे सब डिवाइडेड हैं। तो चलिए 1 by 1 हम इसकी स्टडी करते हैं। सो इसमें अभी मैंने बताया आपको वर्टिकल कॉलम्स जो है हमने पढ़ लिए हैं 1 to 8 हैं। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रोज की। हॉरिजॉन्टल रोज कैसे स्टार्ट होती हैं? हॉरिजॉन्टल रोज ऐसे हैं, लेफ्ट टू राइट। जब हम स्टडी करते हैं लेफ्ट टू राइट तो आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। सो हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल रोज यानी कि हम कहते हैं जिनको पीरियड, वो होती हैं काउंटिंग में 7। तो आप याद रखिए मेंडलीव टेबल में जो ग्रुप्स हैं वो हैं 1 to 8 और जो पीरियड है वो कितने हैं? 7। ठीक है, तो ये है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो चलिए अब इसके फीचर्स पढ़ते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। जैसे कि बता दिया है आपको कि ग्रुप जो है वो 1 to 8 है। जो ग्रुप्स हैं ये भी आगे फर्दर डिवाइडेड हैं, यानी कि 1 से लेकर जो 8 तक के ग्रुप्स हैं
एक्सेप्ट 8 को छोड़कर, ठीक है, 8 को छोड़कर जितने भी 1 से लेकर 7 तक के ग्रुप हैं वो भी आगे फर्दर डिवाइडेड हैं ए और बी पार्ट में। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे हमने ए और बी लिखा हुआ है यहाँ पर। सो ए और बी जो है उसमें फर्दर डिवाइडेड हैं, यानी कि इसके अंदर भी 2 पार्ट हैं। अगर हम कोई टेबल बनाते हैं तो इसके अंदर भी एक तो है ए पार्ट और एक है बी पार्ट, जिसमें प्रॉपर्टीज़ जो है बिल्कुल डिफरेंट हैं। ए पार्ट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ टॉप टू बॉटम देखी जाती है और बी ग्रुप की अलग से देखी जाएगी। सो इसको हम नाम देते हैं 1A एंड 1B। सिमिलरली दूसरे के लिए हम क्या देंगे, 2nd A एंड 2nd B, 3rd A 3rd B, 4A 4B। सो ये जो है सारे न्यूमरल्स में जो लिखी हैं रोमन में, ये भी फर्दर डिवाइडेड है ए और बी में। 8th जो ग्रुप है वो एक्सेप्शनल है, उसमें ट्रायड है, ठीक है, उसमें 3 के सेट्स हैं एलिमेंट में जिनका अलग से नाम नहीं दिया गया है, ABC या 3 में डिवाइड नहीं किए हैं, सीधा लिखे गए हैं। ये ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, रुदीनियम, रोडियम, पैलेडियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। सो ये सारे जो है ट्राइड के साथ है, 3 के सेट में है। तो इसका क्या मतलब है, एलिमेंट्स इन सेम सब ग्रुप्स, ठीक है, सेम सब ग्रुप्स। देखिए जैसे कि अब इसी में अगर हम देखते हैं सेम सब ग्रुप्स, हाइड्रोजन के बाद लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है और सीजियम है। इन सब की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी है। और यहाँ पर ये सेकंड पार्ट बी पार्ट में आप देख रहे हैं कि ये सारा यहाँ पर वैकेंट चल रहा है और कोई एलिमेंट नहीं है यहाँ पर, तो सीधा कॉपर और सिल्वर और गोल्ड है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। सो ग्रुप ए और सब ग्रुप ए कौन से का है, ये 1 का है। तो इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ऐसे ही जब ग्रुप सब ए बी करते हैं यानी कि 1B, इसको हम पढ़ेंगे 1B, इसमें है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। 2nd A में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। 2nd B सब ग्रुप में है जिंक, कैडमियम और मरकरी। 3rd A में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम। और 3rd B में है स्कैंडियम, यट्रिबियम, लैंथनम। ऐसे ही 4A में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, लेड। इसके लिए आप अभी एक चीज़ भी पढ़ेंगे, ये जो टेबल आपके सामने है वो एक चीज़ आप अभी पढ़ेंगे इसमें कि जो टेबल है ये मॉडिफाइड टेबल है, इसमें कुछ गैप्स भी छोड़े गए थे, तो मैं अभी आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। तो पहले टेबल को पूरा समझ लेते हैं। 5A में 5th A में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। 5B में है वेनेडियम, निगोडियम एंड टेंटलम। उसके बाद आता है 6A में आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। 6B में आते हैं क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। 7A में आते हैं 7th A में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका मतलब है 7A के प्रॉपर्टीज़ जो है सेम है, बट 7B और A की बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, ठीक है। 7B हर ऐसे सब ग्रुप्स का एक जैसा है, A और B की प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं करती है, इसलिए वो 2 फर्दर डिवाइडेड है। B में है मैग्नीज और टेक्नीशियम। आगे ये जो है 3 सेट्स हैं इसमें ट्रांजिशन सीरीज़ के, आयरन, कोबाल्ट, निकल का एक सीरीज़ है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइड सीरीज़। रुदीनियम, रोडियम, पैलेडियम, ओस्मियम, इरिडियम और प्लैटिनम। इस पीरियोडिक टेबल की जो स्पेशल खासियत है जिसकी वजह से ये टेबल आज तक जानी जाती है वो ये है कि अब तक कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं था जिन्होंने अज्यूम कर लिया हो, जिन्होंने मान लिया कि उन्होंने ये दावा कर दिया कि आगे फ्यूचर में एलिमेंट्स आएंगे और मैं उनको आज ही प्लेस कर सकता हूँ। सो ही वॉज हैविंग दैट मच पोटेंशियल टू शो दैट। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसी जगह रख दी, जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर खाली जगह छोड़ता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ही लेफ्ट सम गैप्स, ठीक है, उन्होंने कुछ गैप्स छोड़ दिए कि जब फ्यूचर में एलिमेंट्स आएंगे तो हम उनको यहाँ रखेंगे। और उस समय उन्होंने नाम दे दिया कुछ एलिमेंट्स को। तो उन्होंने क्या किया, बोरोन के जो साथ में लगता है उन्होंने इसको नाम दिया एका बोरोन, ठीक है, इस एलिमेंट को नाम दिया एका बोरोन। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि जो 1 नंबर है इसको नाम दिया इन्होंने एका बोरोन। एका बोरोन जो है, एका बोरोन का मतलब है, एका मीन संस्कृत में होता है एक साथ में, तो बोरोन के जो साथ लगता एलिमेंट है उसको नाम दे दिया कि यहाँ पर कुछ भी एलिमेंट आएगा जिसको हम बाद में लगा देंगे, लेकिन अभी हम उसको नाम देते हैं एका बोरोन। ऐसे ही ये एलिमेंट जो है देखिए एल्यूमिनियम के एकदम नीचे है, तो इसको नाम दिया गया एका एल्यूमिनियम। एका मैंने आपको बताया संस्कृत का वर्ड है जस्ट आफ्टर, तो उन्होंने लिया एका एल्यूमिनियम। ऐसे ही सिलिकॉन के नीचे आप देखते हैं कि एक और गैप है,
तो उसको भी नाम दिया गया एका सिलिकन। सो जस्ट आफ्टर द एलिमेंट्स जो हैं उन्होंने कुछ गैप्स छोड़ दिए और ये अज्यूम कर दिया कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स आएंगे। 3 एलिमेंट्स के उन्होंने गैप छोड़ा और उन्होंने बताया कि फ्यूचर में ये एलिमेंट्स आएंगे और हम इनको यहीं पर ही रिप्लेस करेंगे। उन्होंने उनकी इवन तक की उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बता दी इन प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए, जैसे कि जो बोरोन की प्रॉपर्टी है उससे मैच करते हुए एका बोरोन की प्रॉपर्टीज़ को बना दिया। सिमिलरली जो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज़ है उससे मैच करते हुए एका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी बना दी और सिलिकन के साथ एका सिलिकन की प्रॉपर्टीज़ बना दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है कि ही लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं कि क्या ऐसी खासियत दी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो आपको भी बताया मैंने कि दिमित्री मेंडलीव ने बताया ही लेफ्ट सम गैप्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही लेफ्ट सम गैप्स इन पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल में जो गैप्स छोड़े गए हैं उनका नाम भी दिया गया है, जैसा कि एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम। और आपको पता है एका बोरोन आज जो है किस नाम से जाना जाता है, स्कैंडियम के नाम से। देखिए बोरोन के नीचे जो था उसको नाम दिया गया एका बोरोन और आज एका बोरोन को हम किस नाम से जानते हैं, स्कैंडियम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है। नेम द एलिमेंट विच वाज लेटर ऑन नेम्ड एज द वन। आज जिस नाम से जाना जाता है एका बोरोन को, वो नाम बताइए। सो आप एका बोरोन को आज जानते हैं स्कैंडियम के नाम से। ऐसे ही एका एल्यूमिनियम को आप जानते हैं। जो एका एल्यूमिनियम है इसका मतलब वो एल्यूमिनियम के बाद है। इसको आज आप जानते हैं गैलियम के नाम से। ये आपका 3 मार्क में और 2 मार्क में आता है। ऐसे ही एका सिलिकन जो है आप आज जानते हैं उसको जर्मेनियम के नाम से। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। देखिए एका बोरोन की प्रॉपर्टी किससे मैच करते हुए ली गई, तो देखिए यहाँ पर ये जो गैप छूटा हुआ है इससे पहले कौन सा एलिमेंट है, इससे पहले लेफ्ट से, क्योंकि मैंने आपको बताया लेफ्ट से राइट आते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है मास का। तो देखिए ये है कैल्शियम 40 मास का, तो उन्होंने कहा कि 40 के बाद इंक्रीज होना चाहिए, तो यानी कि जो भी एलिमेंट आएगा उसका मास 40 से ज़्यादा है, ठीक है। और ये कितना लिखा हुआ है 47, तो 47 से कम है। तो इसका मतलब हो गया उन्होंने एक आइडेंटिफाई कर लिया कि जो भी एलिमेंट आएगा उसका मास 40 और 47 के बीच में ही होगा। तो चलिए अब उसको देखते हैं। सो फाइनली उन्होंने क्या इसको फाइंड करके लिखा कि या तो 40 और 47 के बीच में होना चाहिए, तो उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि 40 और 47 के बीच में, चलिए जो एटॉमिक वेट होगा वो 44 होगा, ठीक है। ऐसे ही जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स उन्होंने नाम दे दिया एका बोरोन को EB, सिंबल दे दिया EB, E मीन्स एका, B मीन्स बोरोन, और इसको ऑक्साइड बना दिया EB2O3। अब ये कैसे दिया है, तो देखिए ये भी मेंडलीव टेबल में बताया गया है कि जो ऑक्साइड्स हैं उनके नाम दिए गए हैं कि RO, यानी कि जो भी एलिमेंट है उसकी जगह हमने R लिखा है, तो फर्स्ट के RO बनाते हैं, सेकंड के भी RO बनाते हैं, थर्ड के R2O3 बनाते हैं, ठीक है, R2O3। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कैसा ऑक्साइड बनाएंगे, जैसे बोरोन है B2O3, एल्यूमिनियम कैसा बनाएगा Al2O3, ठीक है ना। जैसे कि बोरोन कैसा बनाएगा B2O3, एल्यूमिनियम बनाएगा Al2O3। तो इसी तरीके से जो इसके नीचे आएगा स्कैंडियम यानी कि EB, एका बोरोन, उसको हम क्या देंगे, उसको हम लिखेंगे EB2O3, है ना। तो EB2O3। ऐसे ही जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करके लिखी गई, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन थी। कैसे देखी, वो भी लेफ्ट और राइट के एलिमेंट्स को देख कर लिखी कि इसकी हो सकती है 3.5। ये सल्फेट्स कैसे बनाते हैं, सल्फेट्स के लिए भी फॉर्मूला लिखा उन्होंने EB2SO4 थ्राइस। सल्फेट्स क्या होते हैं, SO4 यूनिट्स होती है ना, SO4 2 नेगेटिव यूनिट, तो सल्फेट बनाने के लिए इन्होंने लिखा EB2SO4 थ्राइस बना सकते हैं। और आपको पता है कितना इसमें अच्छी एडवांसमेंट रही, क्या उनकी थ्योरी जो थी वो परफेक्ट एनालाइज रही कि जो उन्होंने सोचा उसके आसपास ही निकले। वो उनकी जो अजम्पशन थी वो बहुत परफेक्ट थी, इसलिए आज भी इस टेबल की ये गैप्स जो माने जाते हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है, क्योंकि जो गैप्स उन्होंने छोड़े थे उस जगह पर वैसी ही प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स आए। यानी कि इन्होंने देखा कि एक एलिमेंट डिस्कवर हो गया स्कैंडियम, और जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ स्कैंडियम उसका मास जो था वो निकल के आया 43.79। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मिलता जुलता ही है ना, क्योंकि अजम्पशन ये नहीं है कि बिल्कुल सेम होगी। 44 मानी थी, 43.759 आई है।
Eb2। अब यहाँ पर हमने एका बोरोन नाम लिखा है तो Eb लिखा है। अब हमें पता चल गया कि वो स्कैंडियम है, तो हम Eb की जगह क्या लिख सकते हैं, स्कैंडियम, जिसका सिंबल क्या है, Sc। तो वो भी एक्सपेरिमेंटली फाइंड हुआ कि उसका सिंबल जो है ऑक्साइड जब बनाते हैं वो Sc2O3 बनाते हैं। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो फाइंड होके आई 3.864। देख रहे हैं आप, 3.5 और 3.864 जो है आसपास है उसके। ऐसे जो सल्फेट्स हैं Eb2SO4 थ्राइस बनाते हैं। तो अभी सल्फेट के लिए हम क्या लिखेंगे, Sc लिखेंगे, Sc2SO4 थ्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से स्कैंडियम जो है वो सल्फेट्स बनाते हैं, स्कैंडियम सल्फेट, स्कैंडियम ऑक्साइड, और इसका जो एटॉमिक वेट है वो 43.79। तो इसका मतलब है जो उन्होंने गैप छोड़ा वो बहुत परफेक्ट था। एका बोरोन को नाम दिया गया है स्कैंडियम। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान सुनिए, एका बोरोन मीन्स स्कैंडियम। अब उसके बाद जो नेक्स्ट गैप छोड़ा गया था, यानी कि एल्यूमिनियम के नीचे एका एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के नीचे ही जस्ट क्या है, एका एल्यूमिनियम। सो एका एल्यूमिनियम जो यानी कि यहाँ जो आना चाहिए, एका एल्यूमिनियम आज किस नाम से जाना जाता है, एका एल्यूमिनियम को हम लिखते हैं गैलियम के नाम से। तो देखिए Ga, गैलियम के नाम से। तो गैलियम जो है आज हमें कैसे मिला है, क्योंकि उसको बहुत पहले ही डिस्कवर कर लिया गया था, बहुत पहले ही अज्यूम कर लिया गया था बाय दमित्री मेंडलीव। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो एलिमेंट अब स्टडी हो रहा है, इसके लेफ्ट में कौन है, जिंक, जिसका मास है 65.3, और इसके राइट में कौन है, जिसको अभी फिर से अज्यूम है, या फिर हम इसको भी छोड़ के हम आगे देखते हैं 74.9। तो उन्होंने क्या देखा, 65 और 74 के बीच में एलिमेंट है, तो उन्होंने अज्यूम किया कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जिंक के आसपास ही होगा। तो अगर जिंक का 65 है तो उन्होंने अज्यूम किया, कितना अज्यूम किया, अप्रॉक्स 69 के करीब। सो एका एल्यूमिनियम जो गैलियम के नाम से जाना जाता है, वो जो है दमित्री मेंडलीव ने अज्यूम किया कि इस एका एल्यूमिनियम का जो मास है वो 68 है। ठीक है, और आज हम स्टडी करते हैं तो गैलियम का मास आता है 69.9। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्लोज है ये। ऐसे ही स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो फाइंड हुई 5.9, और जब एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमाइंड हुआ, डिस्कवर हुआ एलिमेंट गैलियम, वो कितनी ग्रेविटी के साथ हुआ डिस्कवर, 5.94 के साथ। तो बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी है इसकी। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट जब देखा तो फाइंड किया कि एल्यूमिनियम जो है लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस है, बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस है। सो गैलियम जो है वो तो मेल्ट हो जाता है पाम पर रखने पर, तो उसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही कम है, 303.15 केल्विन में है, बहुत ही कम है ये। देखिए 273 क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ही कम है ये। ऑक्साइड जो है, एका एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो हैं वो कैसे बनते हैं, एका एल्यूमिनियम, इसका सिंबल हम क्या ले सकते हैं, EA। सो इन्होंने लिखा इसका सिंबल, सो इन्होंने लिया कि EA जो लिया है EA2O3। ठीक है, तो इसको एलिमेंट का जो ऑक्साइड बनाता है वो EA2O3 बनाता है, और ये जो है आज मिल गया है हमें गैलियम, तो Ga2O3। तो इस तरीके से ये एलिमेंट जो है ऑक्साइड भी एक जैसे बनाते हैं जैसा कि फाइंड हुआ है। तो अब ऐसे ही ये जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर फाइंड हुआ, उसकी भी यही प्रॉपर्टी रही कि देखना है कि इसके लेफ्ट और राइट में जो मास है वो कितना नियर है। तो जिसको नाम दिया गया, देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट है इसको नाम दिया गया है एका सिलिकन। सो एका सिलिकन जो है किसके नियर है, इसलिए उसका जो मास है वो 74 से कम होना चाहिए। तो वही हमने देखा है इसके अंदर। तो ये माना गया कि जो एका सिलिकन है आज उसे जर्मेनियम के नाम से जानते हैं। एका सिलिकन का वेट जो है दमित्री मेंडलीव ने अज्यूम करके लिखा 72, और आज बहुत ही नियर इसका मास है 72.59। सो बहुत ही नियर है। ऐसे ही स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 5.5 अज्यूम करी थी, और जर्मेनियम की आज डिस्कवर करके कितनी है 5.47। सो बहुत ही नियर है 5.5 और 5.49। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट सिलिकन जो है, यानी कि
सिलिकॉन के कंपैरिजन में अगर किया तो उन्होंने देखा कि बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो जितना भी हाई मेल्टिंग पॉइंट है वो जर्मेनियम का भी वैसा ही है, 958 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई है 958 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखिए वैलेंसी, सिलिकॉन जो है टेट्रावैलेंट होता है, ठीक है, सिलिकॉन जो है टेट्रावैलेंट है, तो ऑफकोर्स उसके नीचे के जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो वैलेंसी होती है वो सेम होती है। यही प्रॉपर्टी है, हम टेबल्स में पढ़ते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम बात करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ऐसे ही जब सिलिकॉन के नीचे है एका सिलिकॉन तो वो भी टेट्रावैलेंट है, क्योंकि कार्बन के बाद आता है सिलिकॉन, कार्बन के बाद है सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद हम लिख रहे हैं एका सिलिकॉन, जिसको आज हम नाम दे रहे हैं जर्मेनियम। तो इनकी जो वैलेंसी है वो सबकी सेम है, यानी कि टेट्रावैलेंसी, यानी कि 4 है। तो एका सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है और जर्मेनियम की भी फाइंड होकर कितनी आई, 4 आई। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो उन्होंने अज्यूम किया था वही से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज हुई, तो ये उनका अजम्पशन बहुत ही परफेक्ट रहा। तो सबसे बड़े अचीवमेंट यही है कि ही लेफ्ट सम गैप्स फॉर सम अननोन एलिमेंट्स। सो एका बोरोन स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम, एका सिलिकॉन जर्मेनियम। सो एक और अचीवमेंट इनकी रही करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। आपको पता है जो बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले जो है वो 13.05 लिया गया था, लेकिन उसको आज जब उन्होंने टेबल को मॉडिफाई किया तो करेक्ट करके एटॉमिक मास लिखा आइसोटॉप्स की हेल्प से, तो उन्होंने मास फाइंड किया 9.01। सो ही करेक्टेड सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑल्सो। ऐसे ही उन्होंने इंडियम का मास भी करेक्ट किया, वहां से गोल्ड का मास भी करेक्ट किया और यहाँ पर प्लेटिनम का मास भी करेक्ट किया। सो बोरोन, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम, इन सब के मास जो है उन्होंने करेक्ट किए। अब उसके बाद आपको एक चीज और बताते हैं कि जो 8th ग्रुप है उसमें ट्रायड है 3 सेट्स की। सो ट्रायड ऑफ 8th ग्रुप, फर्स्ट ट्रायड ऑफ 8th ग्रुप इज आयरन, कोबाल्ट, निकल। सेकेंड ट्रायड ऑफ 8th ग्रुप इज रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम। और थर्ड ट्रायड ऑफ 8th ग्रुप इज ओस्मियम, इरिडियम एंड प्लेटिनम। सो 3 ट्रायड भी हैं जिनको अलग से 8th ग्रुप में रखा गया है। तो फाइनली हम इनके अचीवमेंट्स एक बार सुन लेते हैं। सबसे पहले ये जो टेबल है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। उसके बाद ये जो टेबल है इसमें ही लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल। और थर्ड ये है कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो है करेक्ट किया गया, ठीक है। अब 4th पॉइंट ऐसा है कि आपको पता है कि आज आप कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं जिनको हम नोबल गैसेस कहते हैं, ठीक है। नोबल गैसेस यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन। सो ये जो एलिमेंट्स हैं ये मेंडलीव साइंटिस्ट ने ही बताए, लेकिन उनकी टेबल पूरी हो चुकी थी तब तक। तो उन्होंने क्या कहा कि जब फाइनल, ये तो है एक टेबल इनकी, उसके बाद उन्होंने करेक्टेड फॉर्म भी बनाई। करेक्टेड फॉर्म में उन्होंने ये कहा कि ये जो नोबल गैसेस हैं उनको पता लग चुका था कि नोबल गैसेस आ गई हैं, तो उन्होंने ऐसा कुछ डिस्कवरी हुई है, तो उन्होंने पूरी टेबल को डिस्टर्ब किए बिना, पूरी टेबल को खराब किए बिना उन्होंने कहा कि इस एलिमेंट्स को 0 ग्रुप नाम दे देंगे, 0 ग्रुप, ठीक है। क्या नाम दिया गया इन एलिमेंट्स की पूरे ग्रुप को, 0 ग्रुप, और उसको इस टेबल के आगे लगा देंगे, यानी कि ग्रुप 1 से आगे 0 ग्रुप नाम से। सो बहुत अच्छा इन्होंने एक जगह पहले से बना दी कि कोई ऐसे एलिमेंट्स अगर आते हैं जो अलग होंगे तो उनको एक ही में अगर रखा जाएगा तो वो अलग से आगे रख दिए जाएंगे 0 ग्रुप के नाम से, आगे या फिर लास्ट में, यहाँ पर भी लगा सकते हैं 0 ग्रुप के नाम से। सो 0 ग्रुप के लिए उन्होंने कहा कि टेबल को ही एक्सटेंड कर दिया जाएगा। सो ही वॉज द वन पर्सन हु इंट्रोड्यूस 0 ग्रुप ऑल्सो इन द टेबल। तो बहुत सारी खासियत हैं, अचीवमेंट्स ज़्यादा हैं, तभी ये टेबल जो है आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल रही है। तो अब हम इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी करते हैं ताकि पूरी टेबल जो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, हमें नेक्स्ट टेबल के लिए आइडिया मिल जाएगा कि क्या ऐसी खामियां रही जिसकी वजह से नई टेबल लानी पड़ी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसमें अचीवमेंट्स ही दिख रही हैं, इसके अच्छे से अच्छे करैक्टरिस्टिक्स दिख रही हैं। तो चलिए अब इसके थोड़े से ड्रॉबैक्स भी पढ़ते हैं। तो चलिए, जैसा मैंने आपको बताया कि अब हम इसके ड्रॉबैक्स पढ़ते हैं, इसकी लिमिटेशंस पढ़ते हैं, क्या कमियां रही इसमें। सबसे फर्स्ट है इसकी कमी है एनोमलस पेयर ऑफ
एलिमेंट्स। एनोमलस पेयर का क्या मतलब है? ऐसे एलिमेंट जिनका रॉन्ग ऑर्डर है एटॉमिक वेट का, ठीक है, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। कौन कौन से रॉन्ग ऑर्डर एटॉमिक वेट के? देखिए अब यहाँ पर ही आप आइए यहाँ पर टेलुरियम और आयोडीन पे। देखिए अभी हमने बताया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, फिर कैसे टेलुरियम जो है वो पहले प्लेस है जबकि उसका जो मास है वो आयोडीन से ज़्यादा है। आ गया ये पॉइंट हमारे दिमाग में। तो कमियां निकालनी हो तो बहुत जल्दी निकल जाती हैं। बनाने में हो सकता है उनके पास बहुत सारी ऐसी और भी प्रॉपर्टीज रही हों जिस कारण से टेलुरियम को आगे लगाया जा सके, लेकिन उस समय उन्होंने इस पॉइंट को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। ऐसे ही अगर हम देखते हैं कोबाल्ट और निकल को, तो देखिए कोबाल्ट का मास 58.9 है और निकल का मास 58.7 है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा एनोमलस पेयर रहा। तो किन किन के बीच में है? कोबाल्ट और निकल के बीच में, ऐसे ही टेलुरियम और आयोडीन के बीच में। तो ये दो ऐसे एनोमलस पेयर रहे हैं जिसमें रॉन्ग ऑर्डर है एटॉमिक मास का। सेकंड ड्रॉबैक ये रहा कि हाइड्रोजन जो है वो अगर उसके हम वैलेंसी देखते हैं तो हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव भी बनाता है और हाइड्रोजन H नेगेटिव भी बनाता है। वो हाइड्राइड आयन भी बनाता है और हाइड्रोजन आयन भी बनाता है। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो पोजीशन है हाइड्रोजन की वो यहाँ पर भी है ग्रुप 1A में, और उसके साथ साथ यहाँ पर भी प्लेस है ग्रुप 7A में। सो ये एक ड्रॉबैक रहा, एक कमी की कहाँ पर एग्जैक्टली हाइड्रोजन को प्लेस किया जाए, 1A में या 7A में। तो सेकंड ड्रॉबैक ये है कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो परफेक्ट नहीं है। अच्छा, अभी इसके बाद हम एक बहुत ही बड़ी सी बात समझते हैं। आपको पता है कि ये टेबल एटॉमिक वेट पर बेस्ड है ना। सो एटॉमिक वेट पर बेस्ड है तो आपने एक वर्ड सुना हुआ होगा, एक टर्म है आइसोटॉप। आइसोटॉप का मतलब होता है एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो जो इनका एटॉमिक नंबर है वो सेम है बट जो मास नंबर है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स को आइसोटॉप्स कहते हैं, यानी वो एलिमेंट सेम है, अलग अलग मास है उनका। तो अगर ये टेबल एलिमेंट्स की एटॉमिक मास पर बेस्ड है तो ऐसे तो कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो इसके अकॉर्डिंग तो कार्बन 3 बार प्लेस हो जाना चाहिए। ऐसे ही हाइड्रोजन के तो 3 आइसोटॉप हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन 3 ट्रीटियम। तो इस तरीके से हाइड्रोजन भी 3 बार प्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी, बहुत ही इसकी जो स्टडी है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, लेकिन आइसोटॉप जो पॉइंट है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो या तो करेक्ट जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि एटॉमिक वेट पर बेस ना हो, या फिर आइसोटॉप्स को पोजीशन मिलनी चाहिए। तो ही वॉज फेल्ड टू एक्सप्लेन अबाउट द आइसोटॉप्स अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल। उनकी एक 4th पॉइंट ये जस्टिफिकेशन रॉन्ग थी कि उन्होंने डायरेक्टली पूरे 8th ग्रुप को ट्रांजिशन एलिमेंट्स का प्लेस मान लिया। लेकिन अब जो है वो हम ये रॉन्ग मानते हैं कि प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि सारे ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो 8th ग्रुप में हैं। देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यट्रिवियम की, जर्कोनियम की, निबोडियम की, तो ये तो 8th में नहीं है। तो ट्रांजिशन सीरीज नाम दिया है, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और या तो पूरा ही प्रॉपर्टीज इनकी मैच करनी चाहिए, तो वो भी नहीं मैच करती। जो जस्टिफिकेशन नहीं है, करेक्ट पोजीशन नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, या तो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक तरफ होने चाहिए। और उसके बाद देखिए ये जो ग्रुप 1A है, अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, जैसा मैंने आपको बताया ये ग्रुप 1A के पार्ट है। तो कुछ ना कुछ तो आपस में थोड़ा बहुत मैच करना चाहिए ना 1A का 1B के साथ। ऐसे थोड़ी ही होता है कि 1A के साथ एकदम 1B लगा है लेकिन प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो अगर हम देखते हैं अल्कली मेटल्स को और यहाँ देखते हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, आपको पता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तो नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो जल्दी से एसिड्स के साथ तो रिएक्शन ही नहीं करती हैं, हाइड्रोजन एसिड्स का रिएक्शन ही नहीं करती हैं। तो क्या होता है कि ये प्रॉपर्टीज जो है सेम नहीं है एकदम। अभी मैंने सबसे पहले यही बताया था कि सब ग्रुप्स की प्रॉपर्टी मैच नहीं करती, लेकिन बिल्कुल ही नहीं, कुछ भी सिमिलरिटीज नहीं है, तो फिर क्यों उनके साथ लगाया गया है।
तो ये भी ऐसा है, एक डिफेक्ट है कि थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ वाली प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स को 1 और बी ग्रुप में डालना चाहिए था। तो कमियां जो हैं वो निकलती चली जाती हैं। तो यहाँ तक काफ़ी है इसकी कमियां, क्योंकि बहुत हो गया अभी दिमित्री मेंडलीव की टेबल को परेशान करना। तो चलिए अब हम नई टेबल को पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टेबल में। तो उससे पहले एक बारी फटाफट हम फिर से इसकी जो कमियां हैं एक बारी सुन लेते हैं। सबसे पहला जो करेक्ट मास ऑर्डर किया है, यानी कि बेरिलियम का, यहाँ पर हमने किया था इंडियम का। तो बहुत सारे एलिमेंट्स का जो मास है वो करेक्ट किया प्लेटिनम का। और उसके बाद ट्रांजिशन सीरीज की जस्टिफिकेशन देखी, और उसके बाद यहाँ पर एल्कली मेटल्स और कॉपर सिल्वर गोल्ड के बारे में स्टडी करी, और हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में पता किया कि हाइड्रोजन कहाँ पर होना चाहिए, 1A में या 7A में, ठीक है ना। कोबाल्ट और निकल का मास भी हमने देखा यहाँ पर कि रॉन्ग ऑर्डर है, 58.9 है, वहाँ 58.7 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है। ऐसे ही टेलुरियम और आयोडीन का भी इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है मास का। ये एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स हैं, ये एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो क्यों एक साथ हैं। लास्ट प्रॉपर्टी की एलिमेंट जो हैं आइसोटॉप्स की पोजीशंस नहीं है। तो इस तरीके से सारे ड्रॉबैक्स को इकट्ठा करके जो नेक्स्ट टेबल बनाएगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें इन सारे ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखते हुए इस टेबल को रीपब्लिश करते हुए, यानी कि इस टेबल को बस मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। इस टेबल को ही मॉडिफाई किया गया है, जितनी भी कमियां हैं उसको रिजॉल्व किया गया है। तो यस, स्टे ट्यून्ड विद निर्भर अकेडमी टू लर्न योर नेक्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। So thank you, have a nice day.